गुड मॉर्निंग भी सभी को, नमस्कार। आज हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक की जो क्लास है, आज 11वें नंबर की जो एमसीक्यू को लेके क्लास है, ये हमारे इंडियन इकोनॉमिक की जो क्वेश्चन की क्लास है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। 11 क्लास 10 क्लास होगी भी, आज जो 11वीं है इसमें जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इंडियन इकोनॉमिक के पीछे जो भी एग्जाम में आए वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और मैंने उसको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की है। इसके मैंने एक्स्ट्रा भी बताने की कोशिश की है, तो आप इन क्लासेस को बार बार देखेंगे, जितनी बार हो सके उतनी बार देखें। हर बार कहते हैं ना, जितनी बार देखते हैं क्वेश्चन अलग निकल के आता है। जितना मैंने बताया ऑप्शन जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, जो नहीं किया तो कोई बात नहीं। जो आप सर्च है, सोशल मीडिया का जमाना है, टिक कीजिए, क्लिक करिए, वो पूरा का पूरा आपको उसके सामने आपको प्रेजेंट कर देगा। क्योंकि क्लास लिमिट होती है ना, घंटे की सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं होती, कुछ एक रह जाती है, तो उसको आप करके वहीं लिख लें और इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करिए। इंडियन इकोनॉमी का जो एसएससी है, एसएससी है, इनसे क्वेश्चन है बाहर नहीं जाएगा भी। तो हम जय मां सरस्वती का नाम लेके क्लास शुरू करते हैं भी। जय मां सरस्वती का नाम लेके हम, अरे ये भी ठंड मान गया बोर्ड भी। जय मां सरस्वती का नाम लेके हम क्लास को शुरू करते हैं भी। हमारी जो विद्या की देवी है भी, इसमें जो मैंने आज सारी योजनाएं लगभग जितनी चली है सारी कंप्लीट तो नहीं होती, क्योंकि हर दिन योजनाएं चलती रहती है सेंटर सरकार की, राज्य सरकारों की। तो जो है बहुत हाई लेवल पे गई, जैसे मनरेगा जैसी स्कीम होगी और जैसे ये मेक इन इंडिया वाली होगी और ये जो स्वास्थ्य वाली होगी, ये चीजें मैंने लेने की कोशिश की है। आज मैंने इसमें सारी चीजें को मेन है वो मैं कवर कर दूंगी और इसकी जो ये क्लासें भी बार बार देखें। जैसे योजना का नाम है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, योजना जो पत्रिका का जो प्रकाशन है वे कहाँ से होता है, तो कौन करता है भी योजना पत्रिका को, कौन करता है भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करता है। सूचना एवं जो योजना से सॉरी भी योजना से संबंधित है, तो इसको कौन करता है भी, इसका कौन करता है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो योजनाओं से संबंधित प्रकाशन करता है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगर पूछे वर्तमान में इसके मंत्री कौन है, वर्तमान में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एक तो इसका नाम 2020 में इसका नाम चेंज कर दिया भी, इसका नाम क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय इसका नाम चेंज कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम है चेंज कर दिया गया 2020 में, ये ध्यान रखना। और वर्तमान में इसका मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल है भी, रमेश पोखरियाल है भी, रमेश पोखरियाल मंत्री है भी। जो इसके रमेश जो पोखरियाल है वो मंत्री है भी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इनका जो नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और इनका जो मंत्री है वो रमेश है पोखरियाल है, ये ध्यान रखना भी। दूसरा जो है हमारे पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये जैसे फिल्म होगी भी, संगीत हो गए, ये इनका संबंधित जो विपारित करती है फिल्में हमारी, जो प्रसारण ये करते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं, तो इनका मंत्री कौन है वर्तमान में, सूचना एवं प्रसारण जो मंत्री है वर्तमान में, जो सूचना एवं प्रसारण जो मंत्री है वो कौन है भी, अश्वनी वैष्णव है भी, अश्वनी वैष्णव है, अश्वनी वैष्णव है, ध्यान रखना भी, वैष्णव है भी, अश्वनी वैष्णव है, ये ध्यान रखना। जो कौन है भी, ये
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है उसके मंत्री कौन है वर्तमान में? अश्विनी वैष्णव है। और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बल्कि शिक्षा मंत्रालय किया गया है, जिनका मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल है। तो ये ध्यान रखना भी, योजना जो पत्रिका है उसका प्रकाशन कौन करता है? मानव संसाधन है विकास है मंत्रालय करता है। तो ये भी चीजें देखते रहना। और जो अब जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी 34 साल के बाद। अगला देखेंगे, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक जो संबंधित जो स्कीम है वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्तियों से है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्तियों से है गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी। तो ये स्कीम में ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। इसमें ऑप्शन दिया है विदेशी कंपनियों को आमंत्रण करना, सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, संयुक्त उद्यम स्थापित करना भी नहीं। ये गोल्डन एक आता है अदृश्य हाथ इकोनॉमिक्स में जो एडम स्मिथ द्वारा एडम स्मिथ जिसे आधुनिक हरियाणा का जनक, आधुनिक हरियाणा का नहीं सॉरी इकोनॉमिक्स का जो जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को कहा जाता है। इन्हें क्या मतलब क्या एक दिया था? अदृश्य हाथ भी, अदृश्य हाथ भी। अदृश्य हाथ का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं लगे होते हैं कुछ काम कर रहे होते हैं, तो अदृश्य हाथ भी उनको अगर बढ़ा दिया जाए, अदृश्य हाथ उनको अगर सही तरीके से रोजगार लगाया जाए तो बहुत उत्पादन किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना भी, ऐसी कोई स्कीम है ये। आगे है, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? एशिया के किन 4 देशों को? तो हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान, इन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है भी। तो आप इनको याद करना भी। इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट ही सही है भी। इसमें दक्षिण कोरिया की बात आई, जो दक्षिण कोरिया है और उत्तर कोरिया है, उत्तर है जो कोरिया है भी, उत्तर कोरिया है और दक्षिण जो कोरिया है भी। तो इनके बीच जो चैनल पड़ता है 38 डिग्री नंबर चैनल पड़ता है भी, 38 डिग्री नंबर है चैनल पड़ता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है पूछ लिया गया है, इनको भी ध्यान रखना भी। इनकी जो रेखा लगती है वो 38 डिग्री चैनल पड़ता है भी, 38 डिग्री चैनल है इनके बीच में जो सीमा संग्रह करता है भी। और जो ये दक्षिण कोरिया है ये देश अच्छा है। उत्तर कोरिया में देश तो सारे अच्छे हैं, यहाँ तानाशाही चलती है भी। उत्तर कोरिया में तानाशाही चलती है। पीछे इसका मुद्दा भी बना था क्योंकि इसमें लोग अगर कोई जैसे गांव का सरपंच है, अगर वही कहे भी मैं कटिंग करवाता हूँ वैसी कटिंग करवानी है, मैं रहता हूँ वैसे रहना है, मैं कहता हूँ वो काम करना है, तो लोग कब तक सहेंगे? एक दिन तंग आके विरोध ही करेंगे ना। तो उत्तर कोरिया में इनके जो तानाशाह उनके विरोध में लोग खड़े हो गए और वो भी हंगामा कर रहे हैं। और तो धीरे धीरे इनकी और ये उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को टॉर्चर है करता रहता है। तो ये ध्यान रखना भी। इनकी जो राजधानी है आप बताना उत्तर कोरिया और सियाल किसकी राजधानी है भी। और जो हांगकांग, सिंगापुर भी, सिंगापुर जहां का जो सिंगापुर जो कंट्री भी जो अगर सस्ते में बात करें सिंगापुर कंट्री है वो सबसे बेस्ट कंट्री मानी गई है। और ताइवान जो हमने नाम सुने हैं भी न्यूज में आती है बताए भी। आगे हांगकांग दिया, चीन भी राजधानी बीजिंग है। हांगकांग, मलेशिया जो हमारे मलेशिया कहाँ पड़ता है भी बताएं। मलेशिया, चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान। तो जो एशियन टाइगरों का नाम तो इन हांगकांग और सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान है, इनका ही नाम काउंट होता है भी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? भी देखो ये स्थापना इसकी हुई थी
68 में हुई थी, स्थापना 1968 में हुई थी। और इकोनॉमिक्स में जो पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1969 में मिला था, 1969 में मिला था। इकोनॉमिक्स में संबंधित पहले नोबेल पुरस्कार की बात करें, भी नोबेल पुरस्कार की बात करें, नोबेल जो पुरस्कार है, पुरस्कार की बात करें तो ये जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो पहला इनाम लिखा है भी अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और इनकी ही इनके पास जो इनके कोई परिवार नहीं था, ये अपना क्योंकि इन्होंने शादी वगैरह नहीं की थी तो इनका कोई बड़ा परिवार नहीं था, तो इनके पास इतने पैसे थे, उन्होंने कहा भी मरते टाइम भी मेरे जो पैसे से ऐसा काम करना, भी ऐसा कोई वस्तु बनाना जिनसे भी कोई याद करे आने टाइम में अल्फ्रेड नोबेल को। तो उन्होंने जो अपनी जो संपत्ति थी वो सारी दान कर दी थी, और उससे जो स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और नॉर्वे, तो यहाँ इनका जो स्वीडन में भी तो इनके संबंधी जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसकी याद में। और ये नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, ये हर बरस 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये कब दिया जाता है, हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। कितने फील्ड में ये नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो ये 6 फील्ड में मिलता है भाई, 6 फील्ड में मिलता है। जैसे भी लिटरेचर हो गया, साहित्य, शांति और इकोनॉमिक्स भी, अर्थशास्त्र। इसकी शुरुआत, पहले इकोनॉमिक्स लास्ट में लिखूंगी क्योंकि इसकी शुरुआत बाद में हुई थी, तो ये ध्यान रखना भी। ये 5 स्टार्टिंग में दिए गए, साहित्य, शांति और तीनों ही साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जिनको बोलते हैं रसायन शास्त्र भी, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान भी, और जीव विज्ञान। इन तीनों साइंस भी, जो किन में भी, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान, इन तीनों में ही 5 हो गए भी। 5 फील्ड में जब इनकी शुरुआत हुई थी, 5 फील्ड में इनकी शुरुआत हुई थी 1900, इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। 89 में शुरुआत हुई, 1900 में दिया गया। पहला कहते हैं भी 1901 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। रेज क्या हो गया अभी, 1 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई 89 में इनकी घोषणा हुई, कहते हैं 1 में दिया गया। ये हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो पहले ये 5 फील्ड में दिया जाता था, साहित्य, शांति और रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान, इनमें दिया जाता था। और उसके बाद इकोनॉमिक्स में 68 में शुरुआत हुई, पहला दिया गया 1969 में दिया गया, तभी फर्स्ट बार इकोनॉमिक्स में 1969 में दिया गया था। इन 5 में साहित्य, लिटरेचर, पीस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इन 5 में जो शुरुआत हुई तभी से देना लग गए। और अगर भारत की बात करें, भारत क्या पूरा एशिया की बात करें भी, एशिया में, एशिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला भी, एशिया का पहला व्यक्ति नोबेल पुरस्कार पाने वाला तो कौन था भी, रविंद्रनाथ टैगोर था। रविंद्रनाथ टैगोर था भी एशिया का पहला व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार पाने वाला, रविंद्रनाथ टैगोर था भी, टैगोर था भी, एशिया का पहला व्यक्ति है भी रविंद्रनाथ है, जो टैगोर है नोबेल पुरस्कार पाने वाला। और किस फील्ड में भी, साहित्य में मिला था इसे, साहित्य में मिला था। और किस पुस्तक के लिए मिला था, गीता अंजलि के लिए मिला था, गीता अंजलि के लिए मिला था। गीता अंजलि के लिए एक पुस्तक थी उसकी, इसके लिए इसे पुरस्कार दिया गया, कौन सा भी, जो नोबेल पुरस्कार भी। और इसे ये नोबेल पुरस्कार मिला कब था भी, नोबेल पुरस्कार इसे 1913 में मिला था। नोबेल पुरस्कार इसे कब मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को भी, जो 1913 में मिला। और इन्होंने
इन्होंने किस पुस्तक में, गीतांजलि पुस्तक के लिए किस फील्ड में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार, जो एशिया का पहला व्यक्ति नोबेल पुरस्कार पाने वाला, ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। जो किस में मिला भी इसे, साहित्य में मिला, और किस पुस्तक, कौन सी पुस्तक, गीतांजलि पुस्तक के लिए, और कब मिला, 1913 में मिला। तो ये ध्यान रखना भी। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उन्होंने हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान लिखा है जन गण मन, ये पहली बार कब गाया गया, राष्ट्रीय गान है जो ये कोलकाता अधिवेशन 1911 में जब हुआ था, 1911 जो कोलकाता अधिवेशन, उसमें ये राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था, जन गण मन अधिनायक, जो किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने 3 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है भी। किन कौन कौन से देश हैं, भारत भी, कौन कौन से देश हैं, भारत का लिखा भी, और किसका लिखा भी, बांग्लादेश का लिखा, बांग्लादेश का लिखा भी, और किसका लिखा भी, श्रीलंका का लिखा, श्रीलंका का लिखा। किन 3 देशों का रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा है भी, राष्ट्रीय गान लिखा है। किन का लिखा है भी, भारत राष्ट्रीय गान में गान किन 3 देशों का लिखा है, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, 3 देशों का राष्ट्रीय गान लिखने वाला रविंद्रनाथ टैगोर। और एशिया का पहला व्यक्ति नोबेल पुरस्कार वाले पाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर। और नोबेल पुरस्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। 6 फील्ड में दिया जाता है। जब इनकी शुरुआत हुई तो 5 फील्ड थे, और अब इकोनॉमिक्स की 1968 में हुई जो, और ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, इसमें शांति वाले को छोड़ के, शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है ना, वो नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी जो 5 बच गए, साहित्य का, रसायन का, भौतिक का, जीव विज्ञान का, ये सभी 5 किस में दिए जाते हैं भी, ये स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं भी, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, कौन सा पुरस्कार, कितने पुरस्कार स्टॉकहोम में, नोबेल के जो 5 पुरस्कार है वो तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और एक जो पुरस्कार है शांति वाला, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये ध्यान रखना भाई, ये सारी बातें ध्यान रखना। मैंने, और रविंद्रनाथ टैगोर की, इन्होंने शांति निकेतन जो स्कूल वेस्ट बंगाल में शुरू किया था, और उन्हें 1921 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, और अब उसे 42वें नंबर की जो धरोहर में शामिल किया गया है। इसे 42वें नंबर की धरोहर में जो धरोहर कितनी हो चुकी है, 43 हो चुकी है भारत की। तो 42वें नंबर की धरोहर जो किसको शामिल किया गया है, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन जो स्कूल था, उसको 1921 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। अभी शांति निकेतन जो विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल में पड़ता है अभी, तो उसको अब धरोहर में शामिल कर लिया गया है 42वें नंबर की। ये ध्यान रखना भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट भी वर्ल्ड बैंक की बात करें भी, आगे करेंगे, इसका जिक्र और होगा भी। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो बिमल जलान है भी। ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। बिमल जलान आरबीआई के क्या रह चुके हैं, ये गवर्नर भी रह चुके हैं भी। आज तो इरेज के पता नहीं क्या हो गया, आरबीआई के क्या रह चुके हैं, ये गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये ध्यान रखना भी, बिमल जलान जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और वर्तमान की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर किसे चुना गया है भी, आरबीआई के वर्तमान की जो बात करें, किसे भी, संजीव मल्होत्रा को, संजीव मल्होत्रा घोषणा की अभी, मल्होत्रा, इसे आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर है चुना गया है। जो हमारा पहले कौन था भी, शक्तिकांत दास था। ये ध्यान रखना भी। अमिताभ घोष का नाम सुना होगा, दीपक चोपड़ा, अनके सिंह जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है भी, 15वें वित्त आयोग में, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी।
कौन है? एनके सिंह। और अब जो 16वें वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? अब अरविंद पंगड़िया को। और जो 15वां वित्त आयोग है ना, जो अब चल रहा है, कौन सा आयोग चल रहा है? 15वां चल रहा है भी। ये 2020 से ये 25 तक जो चलेगा, 15वां चल रहा है अभी, 15वां चल रहा है। अब 2025 से जो 30 तक चलेगा, वो 16वां वित्त आयोग होगा। 16वां वित्त आयोग होगा, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष चुने गए हैं भी कौन? भी अरविंद पंगड़िया। अरविंद पंगड़िया। और ये अरविंद जो पंगड़िया है ना, ये नीति आयोग आया था ना, उसका पहला उपाध्यक्ष था भी ये अरविंद जो पंगड़िया है। ये जब नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को, तो इसका उपाध्यक्ष चुना गया, अरविंद पंगड़िया को चुना गया था। अब इसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुना गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भी ध्यान रखना है। आगे भी, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? ये बात मैंने अभी पहले ही बता दी भी, तुम्हें किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। किसे माना जाता है भी? एडम स्मिथ को माना जाता है। हम एडम स्मिथ की जब पुस्तक है जो नेचुरल, इसे वेल्थ ऑफ नेशन भी, एडम स्मिथ की जो पुस्तक है वेल्थ है, आज इरेजर क्यों नहीं चल रहा भी, ध्यान रखना। एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी है अभी? वेल्थ ऑफ नेशन भी। वेल्थ ऑफ नेशन कौन सी पुस्तक दी उन्होंने? वेल्थ ऑफ नेशन भी। वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये ध्यान रखना, एडम स्मिथ की पुस्तक कब आई थी भी? 1776 में आई थी। 1776 में। रिकार्डो की प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन भी। प्रिंसिपल, एक मिनट भी, पॉलिटिकल वो है। रोबिन्स की बात करें तो इसकी जो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, और रिकार्डो की करें तो पॉलिटिकल ऑफ टैक्सेशन जो कर से संबंधित है। और माल्थस की बात करें, माल्थस ने जो पुस्तक दी थी, इन्हें डेमोग्राफी से संबंधित थी, जनानकीय जो जनसंख्या से संबंधित। इन्होंने कहा कि जनसंख्या जो है वो जो जनसंख्या है ये दुगनी रफ्तार से बढ़ती है, और जो फूड है वो एक ही रफ्तार से बढ़ता है। तो उन्होंने बताया भी, या तो ये प्रकृति का ऐसा सिस्टम होता है, या तो कोई भूकंप आ जाएगा, या कोई प्रकृति की ऐसी घटना घटेगी ताकि लोगों की जो ये जनसंख्या बढ़ रही है उसको खत्म करने के लिए। तो डेमोग्राफी से संबंधित आई तो माल्थस है। रॉबिन्स साइंटिफिक जो इन्होंने इकोनॉमिक्स की जो परिभाषा दी थी वो रॉबिन्स ने दी थी। इन्होंने कल्याण, धन, लोग सभी के बारे में बताया था। साइंटिफिक जो दिया था वो रॉबिन्स ने, और रिकार्डो ने कर से संबंधित जो पॉलिटिकल जो संबंधित है उनसे संबंधित भी। इकोनॉमिक्स में इनके ज्यादा पूछे जाते हैं, आपके नॉर्मली आते हैं। तो एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन ये बहुत बार पूछी गई है, जिस 1776 में दी थी। और अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। और अर्थशास्त्र जो शब्द है सबसे पहले देने वाला चाणक्य भी। चाणक्य जिसे कौटिल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौटिल्य भी बोलते हैं। अर्थशास्त्र जो शब्द सबसे पहले दिया था भी, अर्थशास्त्र शब्द की बात करूं, अर्थशास्त्र जो शब्द दिया था वो चाणक्य का है भी, कौटिल्य, जिसका पूरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त भी। क्या नाम है इसका? विष्णुगुप्त भी। इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। चाणक्य का पूरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। चाणक्य को कौटिल्य बोला जाता है भी। ये ध्यान रखना, अर्थशास्त्र शब्द देने वाला पहला व्यक्ति यही था। और उस टाइम अर्थशास्त्र का क्या मीनिंग था भी? राजनीतिक से संबंधित था। राजनीतिक से संबंधित था भी। ये भी बातें ध्यान रखना भी, इनका जो संबंध था वो राजनीतिक से था। तो ये ध्यान रखना भी, पूछ सकता है। मध्याह्न भोजन योजना संबंधी नहीं है। किससे संबंधित है? नहीं है, मध्याह्न योजना से संबंधित नहीं है। शैक्षणिक उन्नतीकरण था भी, जो दोपहर में जो भोजन दिया जाता है भी बच्चों को, मिड डे मील दिया जाता है, तो उसका क्या था? शिक्षा का उन्नतीकरण से था भी, भोजन का अधिकार से था, या सुपोषण थे था, या सामाजिक समानता से था। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो भोजन का अधिकार से नहीं है भी, ये इसका नहीं है। बाकी शिक्षा में बढ़ावा देने भी, ताकि बच्चे
ज्यादा से ज्यादा स्कूल में आए और सामाजिक समानता पढ़े भी, सारे इकट्ठे बैठ के खाएं। शिशु पोषण भी, जो बच्चों में कमी है तो मिड डे मील है, उसमें अलग अलग चीजें मिलती है भी, और वो स्कूल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। सरकार बहुत पैसे खर्च करती है अभी, स्कूल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, सरकार इसमें बहुत पैसे खर्च करती है और अच्छे पैसे देती है भी, बच्चों को भोजन खिलाया जाए। वो मैनेजमेंट कैसा है, क्योंकि मैंने देखा है अभी स्कूलों में टीचर अपना जो 60-60 70-80 हजार पैसे लेके भी अपना भोजन नहीं लेते, वहां से काम चला लेते हैं, वहां बच्चों वाला ही खा लेते हैं। तो कम से कम एक बार तो भी देखें, जो सरकार, जिन बच्चे गरीब घरों के आते हैं भी और जो अमीर घरों के, उनके खुद के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, तो वो बच्चे हैं गरीब घरों के आते हैं, उन्हीं की भोजन में से वो अपना गुजारा करते हैं। तो वो खाने से पहले एक बार सोचें, अगर खा भी लिया, कोई बड़ी बात नहीं होती, खाना बना होता है, खा भी लिया तो उसमें आप दान भी दें अपने पैसे से, कुछ उसमें इंक्लूड करें, कभी अपने मनपसंद का भी बच्चों को खिलाएं। तो ये भी टीचरों को सोचना चाहिए भी, पर कोई नहीं सोचता भी, सब अपना ही सोचते हैं। तो जो इनकी शुरुआत हुई थी वो 1995 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना। आगे है आधार एक कार्यक्रम, जो हमारा आधार कार्ड है वो कार्यक्रम है भी, जो ये किसकी पहचान है, भारतीय नागरिक की पहचान उत्पन्न कराना है। भारतीय नागरिक को एक पहचान, आधार कार्ड भी सभी का, जो 12 नंबर का डिजिट होते हैं, 12 नंबर होते हैं ना, 4-4 के 3 ग्रुप होते हैं, तो वो ये आधार कार्ड जो है कार्यक्रम क्या था, ये भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने का काम था भी, ये भी ध्यान रखना। और ये आधार योजना कब आई थी, बताना भी, ये आधार योजना कब आई थी। ऑप्शन दे रही हूँ, 13 में आई, 2014 में आई या 12 में आई भी, इनका बताना भी, ये योजना कब आई थी, ये योजना कब आई थी, आधार कार्ड वाली योजना, ये बताना भी। आगे है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी भी, जैसे फिक्स, जैसे फसलों का रेट होता है ना, एमएसपी, न्यूनतम जो प्राइस डिसाइड करती है सरकार, वैसे ही भी न्यूनतम मजदूरी, भी इतनी मजदूरी तो आपको जो काम करने वाला श्रमिक है उसको देनी ही होगी। वो जो अधिनियम एक्ट कब आया था भी, 1948 में आया था, 1948 में आया, ये ध्यान रखना भी। 1951 में सीएसओ की स्थापना भी, सीएसओ की स्थापना जो 2 मई 1951 को सीएसओ की स्थापना हुई भी, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी। 1956 की बात करें, 1956 में क्या हुआ था बताएं, 55 में, 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी भी। 56 में जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, और 56 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना भी, ये ध्यान रखना। और 36 में, 1936 की बात करें तो ब्रिटिश का रूल था भी। 35 में, इससे कम करें, 35 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी भी। 36 जो है इससे कम कर, इसके आसपास के तुम एक बार रिवीजन है कर लिया करो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है भी। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण जो आवास योजना है भी, तो इंदिरा जो आवास योजना है इसका भी नाम बदला गया है ना। ये किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है भी, किन लोगों को है, पढ़े हुए विकलांगों को आवास देना, अनाथ को आवास देना, गरीब ग्रामीणों को आवास देना, गरीब नागरिक नगर वासियों को आवास देना। तो गरीब ग्रामीणों को आवास देना इंदिरा गांधी आवास योजना है भी। इंदिरा गांधी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी है, और जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, और इन्होंने फिरोज खान उससे शादी की थी जो मुसलमान था। और तो इनका काफी मैटर है भी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, और इंदिरा गांधी ने काफी कार्यक्रम चलाए थे। 5वीं पंचवर्षीय योजना में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, और गरीब निवारण से संबंधित बहुत सारे इन्होंने कार्यक्रम भी चलाए थे, ये भी ध्यान रखना भी। संगम योजना का संबंध है भी, जो संगम योजना है ना, ये किनसे संबंधित है। ग्रामीण तो आएगा, सभी में दे रखा, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मेला से संबंधित है भी, ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों से है, ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों से है, या ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से है। तो संगम जो योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से है। कमेंट में बताइए ये योजना कब आई थी।
क्योंकि ये तो सर्च करने वाली बात है, ऑथेंटिक का तुम्हें करना ही होगा। ट्रिप्स और ट्रिम्स जो पद है वो किससे संबंधित है? ये WTO से संबंधित है भी। ट्रिम और ट्रिप्स जो ये लगते हैं, ये उद्योगों पे लगाते हैं, व्यापार से संबंधित। WTO वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी, विश्व व्यापार संगठन जो है, ये ट्रिप्स ट्रिम्स जो ये है, जो व्यापार होता है उनपे ये लगाए जाते हैं, और जो उत्पाद होते हैं उनको ये ट्रिप्स ट्रिम ये दिए जाते हैं भी। इस उत्पाद को एक अधिकार उनको दिया जाता है, तो उनमें ये छूट दी जाती है भी 10 साल की, 5 साल की भी, कितने टाइम तक वो अपने उत्पाद को, संपदा को अपना एकाधिकार रख सकता है भी, उसके बाद सामान्य हो जाएगा। तो ये WTO करता है भी। WTO किसके स्थान पे आया था भी? ये गेट के स्थान पे आया था। गेट है जो ट्रेड टैरिफ, जो इसके जो गेट था, ये जो सहायक गारंटी जो एसोसिएशन जो ट्रेड जो टैरिफ शुल्क वाला था, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी, तो उसके स्थान पर WTO आया। WTO ने काम कब शुरू किया था भी? 1 जनवरी 1995 को आया था भी। 1995 को WTO आया, और गेट जो आया था वो 1948 में आया था। 1948 में आया था, ये भी ध्यान रखना। IBR इंटरनेशनल जो वर्ल्ड बैंक जो बैंक है, रिकोनाइज डेवलपमेंट, जो इसको वर्ल्ड बैंक का नाम दिया गया भाई, ये और IMF, ये दोनों जो A और C ये आए तो 1944 में थे भी, और इन्होंने कार्य शुरू किया था 1945 में भी। इन्होंने कार्य जो शुरू किया था 1945 में। IMF जो क्या देता है? अल्पकालीन लोन देता है भी, जो एक देश दूसरे देश से लेते हैं ना भी, जैसे हम पैसे लेते हैं, हमें जरूरत हो BOP ठीक करने के लिए, तो वो हम IMF, थोड़े टाइम के लिए लेना हो तो IMF से लेते हैं, और लंबे टाइम तक लेना हो, ले लिए भी वापिस से नहीं देना, तो वो वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं। और दीर्घकालीन जो लोन देता है एक देश दूसरे देश को, वो वर्ल्ड बैंक देता है भी, जो सहायता करता है। दीर्घकालीन वो देता है वर्ल्ड बैंक, और जो अल्पकालीन होता है वो IMF देता है भी। अल्पकालीन कोई समस्या आ जाए, थोड़े टाइम के लिए पैसे हमें चाहिए, तो हम IMF से लेते हैं। अगर लंबे टाइम तक चाहिए तो वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक एक देश से दूसरे देश की सहायता करता है, और इन दोनों का हेडक्वार्टर IMF और वर्ल्ड बैंक का पूछे तो वॉशिंगटन DC में पड़ता है, ये मैंने बहुत बार बताया है। और WTO का पूछे तो ये भी बताया है, जेनेवा में पड़ता है भी, जेनेवा में पड़ता है, तो ये ध्यान रखना भी। IDA ये इन्हीं बैंकों की शाखा है भी, इन्हीं बैंकों की शाखा है। ये जो सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराता है भी, जो सॉफ्ट लोन मतलब सस्ती दरों पर जो लोन प्रोवाइड कराता है, IDA बैंक कराता है। इन्हीं बैंकों की ये शाखा है अलग अलग, ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह तुम्हें बताया था। अगला है, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे भी? कार्ल मार्क्स जो थे वो किस देश के थे? जर्मनी के थे भी। किस देश के थे? जर्मनी के। जर्मनी की राजधानी क्या है भी? बर्लिन है। बर्लिन है, बर्लिन है भी। जर्मनी की राजधानी क्या? बर्लिन है। पोलैंड की बताएं भी क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ब्रिटेन की क्या है भी? लंदन है। तो ये ध्यान रखना। हॉलैंड की बताएं भी कौन सी है? पोलैंड की राजधानी कौन सी है? जर्मनी। फ्रांस, फ्रांस में पेरिस जो 2024 के ओलंपिक हुए थे भी, 2024 के ओलंपिक हुए। और कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? 1867 में लिखी थी। कौन सी भी? दास कैपिटल। कौन सी लिखी थी? दास है कैपिटल लिखी थी। कैपिटल है लिखी थी, ये ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल आगे भी प्रतिशत ये प्रकाशित कब हुई थी? तो ये 1867 में हुई थी भी। 1867 में हुई थी। 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति भी। और 1872 में क्या हुई? पहली जो जनगणना हुई। 1872 में क्या हुई थी? पहली, आज इरेजर की पता नहीं क्या हो गया अभी, जो फर्स्ट जो जनगणना हुई थी, फर्स्ट जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी भी? 1872 में। किसके द्वारा कराई गई थी भी? लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा भी? लॉर्ड मेयो के द्वारा। और जो 67 में क्या हुआ था भी? कार्ल मार्क्स की पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और 62 में भी, 62 में। और 1800 जो 57 की बात करें तो जो क्रांति 1857 की क्रांति
उसके बाद क्योंकि जो 1857 की क्रांति के बाद फिर 10 साल राज और करके थे भी, हम 47 में आजाद हुए, 90 साल बाद हम ब्रिटेन से आजाद हुए थे। उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य विस्तार 1857 की क्रांति के बाद पूरा भारत ब्रिटेन के हाथों में चला गया था, ये ध्यान रखना। आगे भी, भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या से अधिक हो, 1000 से अधिक हो। ये कहते हैं जो भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भी हर गांव को सड़कों से जोड़ना, भाई हर गांव को, हर गली को सड़कों से जोड़ना जो था, वो उद्देश्य था, के अंतर्गत आते हैं यदि गांव की जनसंख्या 1000 से अधिक हो, तो सारे गांव को जोड़ना, ये भी इसमें क्राइटेरिया रखा। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम भी, सभी जिलों में जो कार्यान्वित जो कार्य कर रहा है सभी जिलों में, तो कौन सा है भी, सर्व शिक्षा योजना जो कार्यक्रम है वो सभी जिलों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सर्व शिक्षा जो योजना है ये कार्यक्रम कब आया भी, 2002 को आया था, 2002 को आया था, ये ध्यान रखना। 2002 को ये शुरू हुआ था भी सर्व शिक्षा अभियान। और ये सरकारी स्कूलों में देखते हो तुम, एक पोस्टर सा लगा होता है और पोस्टर पे एक पेंसिल होती है, पेंसिल के दोनों साइड बच्चे बैठे होते हैं, तो उस पर लिखा होता है भी सर्व शिक्षा अभियान जो योजना है ये 2002 में आई थी, ये ध्यान रखना। भी जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना भी, और इनका कर्तव्य, एक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। कर्तव्य कितने अभी 11 है, जो 1976 में संविधान में जो संशोधन हुआ था, तो उसमें जो एक कर्तव्य जोड़ा गया था 11वें नंबर का, जो उसमें पहले 10 कर्तव्य आए थे, कर्तव्य पहली बार जो जोड़े गए वो 10 आए थे। 11वां जो कर्तव्य जोड़ा गया वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया भी, माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को कम से कम पढ़ना लिखना जरूर सिखाएं भी। ये नवोदय विद्यालय भी, इनकी शुरुआत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण जो योजना है, इससे पूछे तापीय विद्युत पूछे, राजीव गांधी जो तापीय विद्युतीकरण है, तापीय जो विद्युतीकरण है, तापीय विद्युत जो करण है वो ये कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा के खेदड़ गांव, हरियाणा के हिसार जिले के खेदड़ गांव में पड़ता है, खेदड़ गांव में पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना भी। मनरेगा स्कीम, मनरेगा जो कब आई भी, ये एक्ट 2005 के तहत आई है और ये 2 फरवरी 2006 को शुरू हुई थी भी, 2006 को ही। पहले इसका नाम नरेगा था और मनरेगा कब किया गया, इसका नाम है 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था भी, ये ध्यान रखना। नरेगा जो एक्ट 2005 के तहत आया था, एक्ट 2005 के तहत आया था, 2 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया नरेगा को। नरेगा में पहले 130 और फिर इसे 8 तक इसे पूरे भारत में फैला दिया गया, जो 593 जिलों में इसे कवर कर दिए गए थे भी। और मनरेगा को, पहले नरेगा था, मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार जो गारंटी योजना है वो उसको नाम दिया गया महात्मा गांधी, नाम कब जोड़ा गया, 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखना। इसके आगे क्वेश्चन आएंगे तब कंप्लीट करेंगे। बीच में एक पेज खाली चला गया, हाँ चलो। मैक इन इंडिया भी, मैक इन इंडिया कब आई, ये 25 सितंबर 2014 को आई थी, ये 25 सितंबर 2014 को आई थी। ये कार्य इसमें पूछा है भी मैक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, ये मैंने एक दिन तुम्हें पहले ही बताया भी, शेर है, शेर बना और उसके बीच में मैक इन इंडिया लिखा आता है भी। मैक इन, कोई भी हम सामान लेते हैं, कोई भी पैकिंग आती है, बिस्कुट है, कुरकुरे हैं, उनका पैकिंग आती है, पैकिंग पे ऊपर पीछे देखना, उस पे जो मैक इन इंडिया का लोगो बना होता है, शेर दिखाई होता है और उसके बीच में लिखा होता है मैक इन इंडिया वे, मैक इन इंडिया वे, भारत में बना ये उत्पाद है।
तो ये मेक इन इंडिया उस शेर के बीच में लिखा होता है, तो इसका लोगो कौन सा है? शेर है भी। इसका लोगो कौन सा है? शेर है, एशियाई शेर है। ये ध्यान रखना। ये 25 सितंबर 2014 को आई और इसमें 100 उद्योगों को जोड़ा था भी। 100 उद्योगों को स्किल बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक रोजगार, अपना ही उत्पाद अपने ही देश में किया जाए, सबसे ज्यादा भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीमें आई थी। मेक इन इंडिया, स्वास्थ्य जो अभियान है, ये जो बीजेपी सरकार आते ही उन्होंने ये शुरू किए थे। मई में और जून के मई में उन्होंने शपथ ली थी, आते ही उन्होंने ये स्कीमें शुरू की थी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जो आदर्श ग्राम योजना भी हम कहते हैं ना, जैसे कोई गांव का नाम लेते हैं, जैसे भी आदर्श गांव, जैसे आदर्श गांव चूड़ी बागड़ियां, तो ऐसे नाम लेते हैं भी आदर्श गांव का। आदर्श गांव का क्या था कि उनमें प्रॉपर एक गांव गोद लिया जाए, आदर्श गांव बनाया जाए, उनको सड़कें दी जाए, पूरी सुविधा दी जाए गांव में, तो उन सड़कों से पक्की सड़कें हो गई और पानी की व्यवस्था अच्छी हो। तो ये एक एक गांव जो गोद लेने थे वो आदर्श गांव के नहीं उन्हें। और अभी लगभग गांव में आपने देखा होगा, गांव के आगे नाम लिखा है भी आदर्श गांव, ये आदर्श गांव वो। तो ये जो योजना आई थी ये 9-10 में आई थी। ये योजना कब आई थी? 9-10 में आई थी। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे भी? प्रधानमंत्री कौन थे भी उस टाइम? जो हमारे पीएम थे कौन थे भी? मनमोहन सिंह थे भी। कौन थे? मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर है जो मनमोहन सिंह थे भी। ये बड़े इकोनॉमिक्स है भी, सबसे बेस्ट इकोनॉमिक्स है। पर इन्होंने तो कुछ मान लो ये वित्त मंत्री भी रहे और ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और एलपीजी लेके आने वाले यही थे भी। और जो ये सन तो इतनी कोई खास नहीं है। चलो अगला देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण जो स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? ये अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था भी। राष्ट्रीय जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था ये अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था भी। जो स्वास्थ्य मिशन पूछे, स्वास्थ्य जो मिशन है महात्मा गांधी वाला, जो जिसमें महात्मा गांधी की चश्मे उसमें लिखा था स्वास्थ्य मिशन, तो वो उसकी शुरुआत कब हुई थी? स्वास्थ्य मिशन इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी। जो हर हमें स्पाई उसमें प्रधानमंत्री ने झाड़ू लाते हुए दिखाया गया। हर मान लो जो ये स्टेशनों पे सामान डालने के लिए भी, कूड़ा कचरा डालने के लिए, उस पर देखा ना स्वास्थ्य मिशन जो योजना है, स्वास्थ्य जो योजना थी, स्वास्थ्य संबंधी जो योजना थी, जो ये कब आई थी? 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई। इसमें महात्मा गांधी के दोनों चश्मे दिखाए जाते हैं। चश्मा भी महात्मा गांधी का बोल देते हैं, और चश्मा तो हर किसी के लगे। उस पे जो चश्मा लगा है उस पे लिखा है स्वास्थ्य मिशन योजना। तो वो कब आई थी? 2 अक्टूबर 2014 को आई थी, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्य जो मिड डे मील योजना लागू की थी, किस मंत्रालय ने की थी? तो किस मंत्रालय ने की थी भी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की थी। मानव संसाधन विकास है मंत्रालय ने की थी भी। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है भी। शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है भी। और कब किया गया है? ये 2020 वाली 19 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, जो 34 साल बाद हुई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उनमें इसका नाम बदला गया। और ये भी जो योजना है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो शिक्षा मंत्रालय, वो किसके पास है? जो अभी हमने पीछे किया है किसके? रमेश पोखरियाल है भी इसके। और सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्रालय भी, समाज कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय कौन है भी? हमारे गृह जो मंत्री है वो कौन है? गृह मंत्री कौन है भी? अमित शाह है। कौन है? अमित शाह है। अमित शाह है भी। और रक्षा मंत्री कौन है? ये तुम ध्यान रखना भी, एक एक दो दो करके ही हो जाता है। जो रक्षा मंत्रालय है इनके मंत्री कौन है भी? राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह है, ये भी ध्यान रखना है। परिवहन मंत्री कौन है? परिवहन मंत्री की बात पूछे तो कौन है भी परिवहन मंत्री? परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है भी। नितिन गडकरी है भी। ये एक दो दो करके 7 कर लिया करो भी। और जो हमारे वित्त मंत्री कौन है भी? वित्त मंत्री कौन है?
निर्मला सीतारमन है भी, कौन है? निर्मला सीतारमन है भी। तो ये एक मिनट भी, निर्मला सीतारमन है भी। तो ये ध्यान रखना। ऐसे प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है भी। तो ये तुम साथ साथ एक दो करके मंत्री भी साथ साथ इंक्लूड हो जाए, ऐसे जो आए तो आप लिख लिया करो। आगे में कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? ये मैंने बहुत बार बताया तुम्हें। कलकत्ता तो पहले की देख लो किसकी राजधानी है? ये वेस्ट बंगाल की राजधानी है। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? हुगली नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? हुगली नदी के किनारे पड़ता है। अगर भारत की राजधानी अब नई दिल्ली है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। भारत की राजधानी, पहली भारत की राजधानी क्या थी भी? कोलकाता थी। और अब कौन सी है? नई दिल्ली है भी। और कोलकाता में आरबीआई की जब स्थापना हुई, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में कहाँ था? कोलकाता में था। और अब आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है भी? मुंबई में है। तो ये ध्यान रखना भी, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। सांख्यिकी के पूछे मैंने, स्टैटिकल जो संस्थान है वो कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। और किसकी? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्होंने योजना आयोग का जो ढांचा तैयार किया था वो इन्होंने किया था भी। योजना आयोग का जनक जो माना जाता है, पूरा स्ट्रक्चर जो तैयार किया था वो महालनोबिस ने किया। ये कोलकाता से है। और इसी के जो जयंती है 29 जून को हम सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं भी। स्टैटिकल डे के रूप में मनाते हैं। हमें क्या बनाते हैं भी? सांख्यिकीय दिवस के रूप में बनाते हैं। ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब बनाते हैं? 29 जून को बनाते हैं भी। और महालनोबिस के जो जयंती को बनाते हैं। और ये मुख्यालय कहाँ पड़ता है? सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। और कोलकाता से ही बिलोंग करते हैं महालनोबिस। और महालनोबिस ही योजना आयोग का जो स्ट्रक्चर तैयार करने वाला था वो महालनोबिस ही था। और महालनोबिस ने सेकंड जो पंचवर्षीय योजना दी थी, जिसमें बाहरी उद्योगों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, बाहरी उद्योगों का औद्योगिकरण किया गया था। बाहरी, एक मिनट, बाहरी उद्योगों पर जो बल दिया गया वो महालनोबिस ने ये तैयार किया था। ये ध्यान रखना। और इसकी जो कौन सी थी भी? ये 1956 से 61 चली थी, 1961 तक चली थी। तो ये ध्यान कर लेना भी। जैन मुखर्जी है भी आ रहे हैं, तो ये ध्यान कर लेना। अटल पेंशन जो योजना लाई गई, अटल पेंशन योजना कब लाई गई हुई? जो अटल पेंशन जो योजना थी ये कब लाई गई थी? ये 9 मई 2015 को लाई गई थी। अटल पेंशन योजना कब लाई गई? ये 9 मई 2015 को लाई गई थी। क्या स्कीम थी बताना भी? 2015 में एक स्कीम और आई थी भी, इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष, जो आगे आएगी आगे है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया, कब किया गया भी? 2014 में। इसमें 2014 मैंने कहा ना 25 सितंबर को किया गया था। 25 सितंबर 2014 को ये आरंभ किया गया था भी। ये ध्यान रखना। अगर अक्टूबर पूछे, 2 अक्टूबर 2014 को क्या किया गया था? स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य जो योजना, स्वास्थ्य मिशन जो शुरू हुआ था वो इसी को हुआ था भी। और सितंबर 16 में, सितंबर 15 की बात करें, 25 सितंबर 15 की बात करें, 25 सितंबर 15 की बात करें तो इंद्रधनुष योजना आई थी भी। इंद्रधनुष योजना आई थी जो टीकाकरण से संबंधित था। किससे संबंधित थी भी? टीकाकरण से संबंधित थी। तो ये बात ध्यान रखना भी। आगे में भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीतियों से संबंधित है? भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो विदेशी व्यापार नीतियों से संबंधित है? तो कौन सा मंत्रालय है भी? वाणिज्य एवं उद्योग जो मंत्रालय है वो विदेशी व्यापार नीतियों से संबंधित है। रक्षा मंत्रालय भी राजनाथ सिंह। विदेश जो मंत्रालय है हमारे, कौन है मंत्री? जयशंकर है भी। उद्योग वाणिज्य मंत्री कौन है बताएंगे कमेंट में? गृह मंत्री अमित शाह है, ये जरूर बताएंगे।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्य के कार्य के लिए एक नोडल जो संस्था है, सतत विकास भी जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए कौन सा कार्यान्वयन करने के लिए नोडल संस्था है, कौन सी है भी? नीति आयोग है। कौन सी है भी? नीति आयोग है। जो विकास को कंटिन्यू देखता है भी नीति आयोग का 3 वर्ष, 7 वर्ष और 15 वर्ष का जो एजेंडा बना है। नीति आयोग से पहले कौन सा था भी? योजना आयोग था। योजना आयोग ये 1950 में आया भी, और ये शुरू कब हुई योजना? जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना वो शुरू हुई 1951 में शुरू हुई भी। और योजना आयोग के अध्यक्ष पूछे, इनके अध्यक्ष पूछे तो इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे भी। योजना आयोग जवाहरलाल नेहरू जो पंचवर्षीय योजना देता है, उसके स्थान पर अब क्या आ गया भी? नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग की स्थापना भी नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी भी। और नीति आयोग ने किसका स्थान ले लिया? योजना आयोग का। ये एक संवैधानिक, संविधान में इसका कोई दर्जा नहीं है, ये गैर संवैधानिक है भी, तो ये भी ध्यान रखना। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष इसके कौन है भी? अध्यक्ष है कौन है भी? वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होता है, पीएम भी, वर्तमान का जो पीएम होता है वही उनका अध्यक्ष होता है। तो कौन है भी? नरेंद्र, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी है भी, ये ध्यान रखना भी। और उपाध्यक्ष पूछे, उपाध्यक्ष कौन है भी वर्तमान में? उपाध्यक्ष कौन है? इसका उपाध्यक्ष वर्तमान की बात करें, वर्तमान में उपाध्यक्ष पूछे तो कौन है भी? सुमन बेरी है। सुमन बेरी है, ये जेंट्स है भी, ध्यान रखना, सुमन बेरी है। और इसके पहले उपाध्यक्ष पूछे नीति आयोग के तो अरविंद पंगड़िया है, जिन्हें हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुन लिया गया है, ये भी ध्यान रखना भी। वित्त आयोग पूछे, वित्त आयोग जो 16वें मैंने बात किया भी, अब 16वें के जो इनके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पंगड़िया, उसे 16वें वित्त आयोग की घोषणा हो चुकी है और उसके अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। और अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है भी? 15वां वित्त आयोग चल रहा है भी। और वित्त आयोग का पूछे आर्टिकल, इसका आर्टिकल 280 में वर्णन मिलता है, ये भी ध्यान रखना भी। इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है भी, इसका बी सही है। मनरेगा भी आ गया दोबारा भी, मनरेगा इसमें पूछा है, यहाँ कर लेते हैं भी। मनरेगा मैंने बताया ये एक्ट 2005 में आया, 2006 में लागू किया गया और इसे 2009 में मनरेगा नाम दे दिया गया। पहले ये नरेगा था। तो ये कहता है इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये क्या देता है? 100 दिन, ये एक वर्ष में 100 दिन काम देता है। 100 दिन है, 100 दिन ये काम देता है भी, 100 दिन काम देता है भी, कोई गरीब ना रहे। और इसकी न्यूनतम मजदूरी है वो 220 है, सबसे ज्यादा मजदूरी है वो हरियाणा की है, वो आगे जिक्र करेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं ऑप्शन। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक ये कुशल श्रम का प्रदान करता है, ये सही है भी। ये कहता सही नहीं है वो बताना है, ये तो सही है। उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना भी, उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन, ये उत्पादन को नहीं करता है। अगला पढ़े भी, जीविका निश्चित को बढ़ाना भी, हर कोई जो है गरीब जो श्रमिक है जो इसमें काम देता है भी, ये था भी जीवन यापन करने के लिए, वो तो सही है। महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना भी, ये भी सही है। पर उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना, ये इसका कोई ऑथेंटिक जो उद्देश्य नहीं है अभी। बाकी इसके तीनों ही सही है। और जो मनरेगा मैंने बता ही दिया तुम्हें, मनरेगा कब इसको 2009 में दिया, तो पीछे क्लास भी जरूर देखें। और इसमें जो कहें तो इसमें 70,000 करोड़ रुपए बजट में पेश होते हैं, 70,000 करोड़ रुपए। और इसका जो है वो 60 सेंट्रल सरकार देती है और इसका 40 राज्य सरकार देते हैं भी। इसका ये ध्यान रखना, 60 सेंट्रल सरकार और 40 राज्य सरकार देते हैं। और 70,000 करोड़ का इसका बजट में पैसा इसके लिए स्पेशल दिया जाता है भी। और जो मनरेगा की बात करें, सबसे ज्यादा हरियाणा में इसके पैसे मिलते हैं भी। हरियाणा में 374 रुपए मिलते हैं भी, एक दिन के 374 रुपए मिलते हैं भी। हरियाणा में एक दिन के कितने मिलते हैं?
74 है भी। हरियाणा में सबसे ज्यादा दिया जाता है, सबसे अधिक जो पैसे दिए जाते हैं मनरेगा में। अलग अलग राज्यों के अलग अलग है भी, अलग अलग राज्यों के अलग अलग है। हरियाणा में सबसे ज्यादा है 374 है भी। और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य में सबसे कम दिए जाते हैं भी। सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है भी, सबसे कम दिए जाते हैं। और इसकी न्यूनतम जो मजदूरी डिसाइड की गई है वो 220 रुपए भी, इससे कम कोई दे नहीं सकता भी। तो ये ध्यान रखना भी इसके बारे में सारी बातें। और इसका जो मनरेगा दिवस है, अगर मनरेगा दिवस की बात करें, मनरेगा जो दिवस है इसकी ग्राम पंचायत, हर गांव की ग्राम पंचायत जो हर प्रति माह 7 तारीख को मनाती भी, प्रति माह 7 तारीख को बनाती है भी ग्राम पंचायत मनरेगा दिवस। ये भी ध्यान रखना। भारत सरकार द्वारा 2016 में निम्न में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई थी जो टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत हर घोषणा पर लागू होती है भी? तो पढ़ेंगे कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन जो घर घर जाके खाते खोले गए थे भी, ये जन धन योजना ये 2014 में आई, ये 16 की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना। अगला पढ़ेंगे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ग्राहकों के लिए लोकपाल योजना भी। नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम भी। तो ये किसके लिए है भी? क्या है भी? भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई थी? तो ये अधिसूचित जो योजना की गई थी भी, ये कौन सी है बताएं भी एक बार। ये मेरे को तो डाउट लग रहा है, मैं देख लेती हूँ इसकी। जो ये योजना थी, ये योजना प्रधानमंत्री जो योजना है ये 2016 की तो इसमें कौन सी डिपॉजिट की गई थी भी? कौन सी जो ये टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत, तो कौन सी थी भी? ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना थी भी। ये जो अधिसूचना 2016 की थी, तो ये किससे संबंधित थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना थी। ये जो जन धन योजना थी, हर घर जाके खाते खोले थे, घर घर जाके, ये तो 2014 में आई थी भी। ये भी ध्यान रखना भी। अब वन नेशन वन वो जो स्कीम चल रही है ना, उसका भी जिक्र करूंगी। 1919 में आरक्षित जो भूमिगत जो जल है प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र में योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? जो भूमिगत जल था वे कौन सी? अटल भूजल योजना। इसके लिए कौन सी योजना चली थी? अटल भूजल योजना थी, वो चली थी भी अटल भूजल योजना। जो भूमि का जो जल है भी उसको बचाने के लिए भी भूमि का जो जल है वो नीचे जा रहा है। जो पंजाब हरियाणा इनको सख्त नोटिस दिया गया था भी, जो ये है चावल कम करके भी कोई और अन्य फसलें लगाए जाए, और इनको राज्य सरकारें वो सपोर्ट करेगी भी। और हरियाणा में भी अन्य फसल लगाने पर सरकार उनको 7,000 रुपए देगी भी। अन्य फसल जो 1 किले जो होती है हेक्टर के हिसाब से, जो उनको 7,000 रुपए मिलेंगे भी। अन्य फसलें लगाई जाए ताकि जो भूमि का जो जल गिर रहा है, स्तर जो नीचे जा रहा है, उसको बचाया जा सके। तो उससे संबंधित भी ये ध्यान रखना। और यह कब आई? 2019 में। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है भी। प्रधानमंत्री रोजगार जो देता है भी, किसके द्वारा देता है भी? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन करने के लिए मंत्रालय कौन सा मंत्रालय भी? श्रम रोजगार मंत्रालय भी। श्रम है रोजगार जो मंत्रालय है वो प्रधानमंत्री जो योजना है उनको क्रियान्वयन कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय देता है। गृह मंत्री के होते हैं, वित्त मंत्री के होते हैं, वित्त मामले, वाणिज्य के होते हैं। तो ये बताएंगे कौन है इनके मंत्री, जो मैंने पीछे बता दिए हैं भी।
नामिक गंगे कार्यक्रम, ये गंगा को बचाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था, देखिए नामिक गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक है एकीकृत संरक्षण मिशन। कब आया था भी ये, कब है आया था, कब आया था भी ये बताएंगे? ये कब आया था? जून 2014 में आया था भी, जून 2014 में आया। जब बीजेपी सरकार आई तो स्टार्टिंग में आते ही यही काम है शुरू किया था, जून 2014 में आया, मई में उन्होंने शपथ ली थी, तो आते ही उन्होंने स्टार्टिंग से ये काम शुरू किया था। ये भी ध्यान रखना। गंगा को बचाने के लिए भी, गंगा के जो कूड़ा कचरा है उनको कौन रोकता है भी? हमारी जो नहरें हैं, हम जैसे भी अगर भगवान की हम आराधना करते हैं, जो मंदिरों में दिया बत्ती करते हैं, और वो जो मटेरियल बचता है वो हम नदियों में बहा देते हैं भी, नदियों में बहा देते हैं, उससे बहुत प्रदूषित होता है। अगर आपके घरों में धुआं बत्ती है, आप कह देते हैं भी शुद्ध होती है, तो शुद्ध होती है तो अपने खेतों में डाल दो। क्यों इतनी दूर तुम किसी नदियों में जो प्रदूषण वो पानी पीने के लिए जाता है, वहां जीव भी जंतु होते हैं, उसमें केमिकल भी तो होते हैं, तो वो अपने खेतों में डाल दो। शुद्ध है तो दूर जाने की क्या जरूरत है? जो जमीन पे डाल दो, कहीं गड्ढा खोकर दबा दो उसको। और भूमि पड़ी है, जिनके जो लोकल गांव में रहते हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों पानी में बहे भी किसी को देख देख के? ये शहर वाले तो मजबूर होते हैं क्योंकि उनके पास बैटरी एक होता है। अगर वो भी अगर सही तरीके से इनका यूज करें तो इतनी ये ऐसी योजना लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर हमारा जो है, हम बड़े भगवान से जुड़े हैं भी, अलग अलग जो हमारे सबसे ज्यादा हमारे देवी देवता है, तो उनको बनाने में जो सामग्री बहुत सारी प्रयोग होती है, और उसको फिर हम जैसे ये गणेश विसर्जन जो आती है चतुर्थी, तो उस दिन हम गणेश जी को पूजा करते हैं, और उसके बाद उसको नाली खाली में जो नहर होती है उसमें बहा देते हैं। और वो कभी किसी का पैर टूटा हुआ, सर टूटा हुआ, वो एक साइड पड़े रहते हैं, लोग उसके ऊपर से चलते रहते हैं भी। तो ये गलत बात है भी, उसको सही यूज करें, देखा देखी ना करें। अपने धर्म में क्या हम कितना जानते हैं उसको लेके चले, देखा देखी कुछ भी ना करें, ये भी ध्यान रखें। अगला क्या है, भारत सरकार ने ब्रश ब्लैंक्स में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पूर्व पद के रूप में अमजी जोड़ा, जो मनरेगा भी, पहले क्या नाम था? नरेगा था भी, नरेगा था, फिर इसका नाम है मनरेगा कर दिया गया, मनरेगा। ये जी महात्मा गांधी वाला भी, ये पहले क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी था भी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी था, फिर इसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो ये जी इसके आगे जोड़ा मनरेगा किया गया। तो ये कब जोड़ा गया था? तो ये 9 में जोड़ा गया था, 8 में इसकी घोषणा की, 9 में ये जोड़ा गया था, 2 अक्टूबर को। क्योंकि 2 अक्टूबर को क्या करते हैं, महात्मा गांधी की जयंती बनाते हैं भी। और महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ भी? 1869 में हुआ था भी, पोरबंदर जो गुजरात में हुआ था, ये ध्यान रखना भी। और महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मनमोहन दास है, करमचंद गांधी है भी, ये भी ध्यान रखना भी। आगे भी मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, किससे संबंधित है? टीकाकरण से, ये मैंने बता ही दिया। कब आया भी? ये 25 सितंबर 2015 को आएगी। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, 7 रोगों से संबंधित एक टीका लगाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य जो मिशन है, कब आया भी? स्वास्थ्य मिशन है वो कब आया है? ये 2 अक्टूबर 2014 को आया है, ये भी ध्यान रखना भी। और डिजिटलीकरण कब हुआ है? राजमार्ग विकास कब हुआ है? ये बताएंगे। इनसे संबंधित बातें, मनरेगा का उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? अभी नहीं है वो बताना है। तो इसमें हमने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो कौन सा नहीं है? उत्पादन परिसंपत्ति का सृजन नहीं है, ये आगे ध्यान रखना। भारत सरकार द्वारा सबसे आरंभ में चलाई गई योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत सरकार द्वारा तो पहले जो योजना चली थी वो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ही चली थी भी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चली थी। इसका क्वेश्चन पीछे आया है कि 1000 से अधिक जो लोग हैं कोई गांव में रहते हैं तो उसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाए, ये पीछे आया है। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण बैंक, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये क्या है? कौशल को, जो स्कीम है, कौशलता को, लोगों के कौशल जो स्किल है उनको बढ़ाया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, गरीबी को कम करने के लिए ये बहुत सारी योजना चली है भी। इसकी दीनदयाल उपाध्याय, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है।
आगे भी संसद संदेश या स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है भी। तो इसमें ये कहता है भी संसद संदेश या स्थानीय विकास योजना में कौन सा सही नहीं है, तो पारा, दुर्लभ्य जैविक प्रदूषक, इसमें खतरनाक अपशिष्ट, ये सही नहीं है। रसायन, ये सारी पारा, ये केमिस्ट्री जो उनकी बातें कर रहे हैं, खतरनाक अपशिष्ट में इसमें नहीं है। इसमें आएगा रसायन पीड़ानाशी है, दुर्लभ जैविक प्रदूषक है और पारा है। तो ये ध्यान रखना भी, ये 3 चीजें आती है, ये नहीं आती। ये ऑथेंटिक है, ये तो करने ही पड़ेंगे भी, ये नहीं है कोई इसके रूल है। सौभाग्य जो भारत में एक योजना है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। सौभाग्य योजना पढ़ेंगे। सौभाग्य क्या है? संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण प्राप्त करना भी, गरीब परिवार को भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करना भी, एलपीजी सहायक जो की सब्सिडी है का सुव्यवस्थीकरण, मादा भ्रूण हत्या को रोकना भी, मादा भ्रूण हत्या को रोकना भी। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? संपूर्ण परिवार का विद्युतीकरण भी, संपूर्ण परिवार का विद्युतीकरण करना, लाइट जो पहुंचाना, बिजली जो पहुंचाना, वो है सौभाग्य भी। और स्वच्छ ईंधन से संबंधित है भी, गैस जो सिलेंडर आप दिए जा रहे हैं, भी चूल्हा भी दिया जा रहा है, वो योजना ये कब आई वो बताएंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी गैस सुव्यवस्थीकरण कर दिया गया है। माता भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये क्या है भी, जो बेटी है भी जिनको गृह में मार दिया जाता है, माता भ्रूण हत्या महापाप है, महापाप है। देखो भाई, इस पे बोलना तो हर कोई जानता है, पर हत्या करना भी एक माँ ही है जो रोक सकती है। क्योंकि माँ, मानती हूँ मजबूरियां होती है माँ की बहुत सारी, पर नहीं कोई मजबूरी नहीं है, तुम ठान लो। अगर जिनकी बेटी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिनके बेटा हो गया तो कोई भी बात नहीं है। क्या बेटा वाला अपने आप घर चलता है? नहीं, उसको भी कमाना पड़ता है और खाने के लिए काम करना ही पड़ेगा, मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी बेटी वाले को करनी है भी। और ये भी देखा गया है, कौन देखता है चाय पानी भी, हम गांव में देखते हैं, बेटे भी सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है बेटे नहीं करते, मैं बेटों को गलत नहीं मानती भी, करते हैं। पर जो बेटियां हैं वो सबसे नजदीक होती है माँ की, वो कम से कम एक बात जरूर सोचे भी, बेटियों के बगैर बेटे कहाँ से आएंगे भी, बेटियों के बगैर बेटे कहाँ से आएंगे। तो ये माँ, अगर बेटियां हैं अगर जिनके, तो वो अपने आप को ये ना सोचे भी मेरे बेटियां गर्व से जिए, ताकि लोगों को ये लगे भी ये किस गर्व से जी रही है। तो एक दूसरे को संकेत देते हैं भी, हाँ बेटे क्या हमने देखा है भी, वापस मुड़ के जब उस मालिक के घर से आए, मालिक के घर वापस जाएंगे, क्या पीछे मुड़ के देखेंगे भी कौन सुखी है कौन दुखी? कोई नहीं देखता भाई, ये हमारा वहम है भाई, और बस चलेगा। किसने देखा है? राजा महाराजाओं ने इतना धन जोड़ा, क्या उनके पूर्वज अभी तक चल रहे हैं? नहीं चल रहे भी। तो ये मत सोचे कि कल क्या होगा, बेटा होगा तो वो हमें क्या दे दे, कंधा दे देगा। क्या बेटियां कंधा नहीं देती भी? देती है। तो ये गलतफहमी ये निकाल देंगे। जब मिट्टी हो जाएगी उसके बाद कोई जलाए क्या फर्क पड़ता है? जब मिट्टी बन गई, जीते जी हम किसी की कदर नहीं कर सकते, और मिट्टी बनने के बाद हम कदर करते हैं तो कोई कदर नहीं होती भी, वो उसको तो कोई जला सकता है, वो तो मिट्टी बन गई। जो आत्मा थी वो तो चली गई परमात्मा के पास। तो ये ध्यान रखना भाई, ऐसी बातों में ना आए। और पढ़े लिखे तो मूर्ख है बहुत है भाई, देखे हैं मैंने, पर ये हम ही हैं जो एक देश को सुधार सकते हैं, अपने विचार शुद्ध रखे हुए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आयुष्मान भारत योजना से कि नहीं है भी। आयुष्मान कार्ड जो चल रहे हैं भी, जो चिकित्सालय में जाते हैं तो रोग जो 5 लाख तक छूट मिलती है, वो ध्यान देखिए भाई, इसमें कौन सी नहीं है, एक को छोड़कर बाकी सारे हैं, कौन से नहीं वो देखें। इसमें परिवार के आकार और आयु पर कोई उच्चतम सीमा नहीं है अभी। अस्पताल में भर्ती कराने से पहले और बाद के सर्वे इस योजना में सम्मिलित हैं भी। ये है प्रति चिकित्सा आश्रय के लिए एक निश्चित परिवहन भत्ता भी लाभार्थी के भुगतान को किया जाएगा। इस योजना में प्रति परिवार 10 लाख का लाभ आवरण प्रदान करता है। ये नहीं है, बाकी सारे हैं भी, इसमें सारे इंक्लूड हैं। ये नहीं है 10 लाख का नहीं है भी, 5 लाख तक है। तो ये ध्यान रखना। वैसे ऐसे तो आगे भी जो है आयुष्मान कार्ड में, इसमें ये नहीं दिया वैसे तो 25 लाख तक ऐसे हो गया, तो ये वाला नहीं है, बाकी सारे हैं।
अगला है आयुष्मान भारत योजना के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? ये योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य का जो परसेंट है, ये मैंने बताई दी तुम्हें, ये भी सही है। तो इसमें ये कहता है भी इस योजना में कौन से सत्य हैं? तो दोनों ही सत्य है भी, इसमें दोनों ही सत्य हैं, एक और दो, दोनों ही सत्य हैं, ये भी ध्यान में रखना भी। आगे है कौशल जो भारत अभियान, कौशल भारत अभियान के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौशल जो स्किल को बढ़ावा देने के लिए, तो स्किल जो है कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। सही बात, अभी जुलाई 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में गए को प्रशिक्षित करना है भी, क्या को प्रशिक्षित करना है। इस अभियान में मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना और तकनीकी में जो प्रशिक्षित करना है। तो ये इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसका जो सत्य है वो एक ही है, इसका ये कोई नहीं है। प्रशिक्षण भाई कौशल को बढ़ावा देना है, स्किल को बढ़ावा देना है, इसका ये कोई सूचना और ये तकनीकी का कोई इसका मैटर नहीं है। इसको स्किल जो बढ़ावा है वो इसको देना है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार देश के भी, ये इसका ध्यान है, ये भी ध्यान रखना भी। कब आई वो बताना भी, जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जनवरी सुरक्षा भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? जननी भी जो जन्म देने वाली जननी, क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना भी, आमजन को सुरक्षित शारीरिक संबंधों के लिए बढ़ावा देना भी, ये कोई योजना नहीं है। विधवा महिला को पेंशन उपलब्ध कराना भी, ये भी नहीं है। गरीबी लोगों को आश्रम उपलब्ध कराना, ये भी नहीं है। तो क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना है, जननी सुरक्षा योजना भी। वर्तमान में सरकार द्वारा शुरू की गई नई निम्नलिखित में से कौन सी योजना अपने उद्देश्य से सुमेलित है भी? जो अपने उद्देश्य से सुमेलित है भी, कौन सी सुमेलित है? देखो भाई इसमें जो इसका जो ऑप्शन है वो गलत दिया है। जैसे सागरमाला की बात करें, योजना बंदरगांव पर समान सागरमाला जो ये सड़कों से थी भी, और सुमन योजना जो गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क दवा, ये सही है इसकी भी। और इनके आगे पीछे दी उज्ज्वला योजना जो सड़क मार्ग पर प्रकाश नहीं, उज्ज्वला योजना जो कौन सी थी भी? उज्ज्वला, उजाला और उज्ज्वला योजना कौन सी थी ये बताएं भी। और आशा योजना, ये मरीज जो आशा जो वर्कर है हमारे गांव में, जो इनकी जो रक्षा है भी, जो इन्होंने बोला है भी, जो आशा मरीजों की सेवा करने के लिए अनुवासिक नहीं, ये आशा वर्कर है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए थी। तो ये आगे पीछे दी है, इनको मिलान कर ले। तो इसका जो सही है वो यही है सुमन मेरी। ये हमारे क्वेश्चन थे। आशा वर्कर जो गर्भवती महिलाएं उनको सही देख रेख करना मरीजों की करती है, पर इनकी इतनी आशा वर्कर की वो जिम्मेदारी नहीं, ये उनके लिए ज्यादा थी जो गर्भवती महिलाएं हैं और शिशु से संबंधित है, वो आशा वर्कर है इनके लिए रखी गई थी। ये ध्यान रखना। उज्ज्वला जो एक उजाला योजना है, एक उज्ज्वला योजना है, ये जो गैस है सिलेंडर उनसे संबंधित है। सड़क मार्ग की इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क मार्ग ये सागरमाला है, ये ध्यान रखना। तो ये देखिए भी और इनको पढ़े भी, और ये योजना है सर्च करके जो भी मैंने बताई वो लिख लिया, नहीं बताई नहीं भी रह गया क्योंकि सारा का सारा मैटर नहीं कंप्लीट किया जाता, तो वो अपना आप सर्च करके लिख ले भी। और क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो तुम इतना फायदा तो उठा ही सकते हो। और ये आपकी क्लास थी 11 की 11, ये बार बार इनको देखें और जो नहीं आता वो सर्च करके वहां लिख लें। और कोई बुक्स है तो पढ़ के लिख लें भी। 100% ऑथेंटिक चीज नहीं होती भी, पर इन क्वेश्चन से बाहर है, इनके रिलेटिव क्वेश्चन बनेंगे, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। डाटा का आता है तो वो करंट डाटा पूछ लेगा, वो तो वही आपको इंक्लूड करना ही होगा। तो थैंक यू भी, ये हमारी क्लास थी भी, और इन क्लासेस को बार बार देखें भी।